वेलकम टू माय चैनल। आज हम लास्ट चैप्टर देखेंगे जो है ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज यही होता है कि अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो हम उसको रिसोर्स बोलते हैं। तो ह्यूमन की एक वैल्यू है, अगर ह्यूमन नहीं होगा तो ये अर्थ और ये मतलब प्लैनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एग्जिस्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ह्यूमन ही हैं जो ये मतलब नेचर को ठिकाने लगाते हैं, मतलब नेचर की चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट वेज में, उससे डेवलपमेंट करते हैं। तो ह्यूमन एक बहुत बड़ा रिसोर्स के एज अ रिसोर्स काम में आता है। वही सारी नेचर को अपने मतलब यूटिलाइज करता है। अगर ह्यूमन नहीं होता तो सारी नेचर ऐसे ही पड़ी रहती, कोई किसी को वैल्यू ही नहीं पता होती, ना ट्रीज़ की, ना माउंटेन्स की, ना किसी चीज़ की। तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के चैप्टर में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, किस पैटर्न में चेंज आ रहे हैं, पॉपुलेशन में कैसा कंपोजिशन है। इंट्रोडक्शन में यही है कि ह्यूमन एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। अगर अर्थ पे कोई ह्यूमंस नहीं होते तो मतलब कैसे कोई ट्री को यूटिलाइज करता। अभी अर्थ पे ह्यूमन है तो ट्री से फर्नीचर बनाना या फिर अगर हम पेपर बनाते हैं तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब ह्यूमन ने उसको एक्सप्लॉइट करा, उसको डिफरेंट यूजेस में उसको मतलब उसके डिफरेंट यूजेस में उसको बनाया। तो फिर ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ह्यूमन एज अ रिसोर्स है। अब ह्यूमन एज अ रिसोर्स भी तभी है जब वो हेल्दी हो, तो हेल्थ, साथ ही वो एजुकेटेड हो, तो एजुकेशन। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर अच्छी हेल्थ होगी तो तभी इंसान दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाएगा, तभी इंसान ग्रो करेगा, तभी उसका हेल्दी माइंड होगा। वो हेल्थ से स्ट्रांग होगा तो तभी वो अच्छे काम कर पाएगा। और एजुकेशन, एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हो, आप ग्रोथ ओरिएंटेड रह सकते हो, आप मोटिवेटेड रह सकते हो। अगर आप एजुकेटेड नहीं हो तो आपका वही मतलब आपको ये लगेगा कि आप छोटे छोटे काम करके अर्न कर लो। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो तो आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करोगे, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब एजुकेशन ही है जिसकी वजह से आज इतना डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आजकल लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड है कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है। लेकिन मतलब आजकल क्या है कि वैल्यू कम हो गई है इंडिया में। क्या है, वैल्यू कम हो गई है लोगों की, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर कोई पीएचडी करके भी बैठा है ना तो वो भी क्लर्क की जॉब है। यहाँ पे जॉब्स बहुत कम हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पढ़े लिखे तो बहुत ज़्यादा हो गया, वैल्यू कम हो गई है। तो इसलिए बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं, वहाँ उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो एक तरीके से ये भी हमारा ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन ड्रेन यही होता है कि हमारे इंडिया में से अच्छे मतलब एडुकेटेड लोग बाहर जाके जॉब करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा खासा इनकम मिल रहा है, अच्छा खासा लाइफस्टाइल मिल रहा है। तो इसलिए वो इंडिया में काम करना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे उनके लेवल की, उनके एडुकेशन की वैल्यू नहीं है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वर्ल्ड में कहीं पे। जैसे अब इंडिया इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बन गई है, उसके बाद चाइना है। तो ये इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़रूरी थोड़ी है कि यूके में भी इतनी पॉपुलेशन है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। साथ ही वो डिफर करता है एजुकेशनल लेवल्स में। अब यूके में हाई लेवल ऑफ एजुकेशन मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, या फिर वहाँ का जो सेक्स रेशियो वो अलग होगा इंडिया से। वहाँ के लोगों की जो एज होगी वो भी डिफर करेगी। इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है, वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन यूके में ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ में, जापान में देख लो, जापान में आपको ओल्ड एज लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वर्किंग एज कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का बर्थ रेट कम है और डेथ रेट भी कम है। तो जिसकी वजह से जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करती जा रही है। तो ये सब डिफर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब हमने पहले भी देखा था कि 90% जो पॉपुलेशन है वो 30% लैंड पे रहती है। 30% आउट ऑफ 100% जो लैंड है, मतलब लैंड तो 70% में टोटल अगर हम शुरू से देखें, अर्थ पे 70% वाटर है, 30% लैंड है। उस 30% को अगर हम एज अ होल 100% माने तो उस 100% में से 30% लैंड पे 90% पॉपुलेशन रह रही है और 70% लैंड पे 10% पॉपुलेशन रह रही है। तो जो 90% पॉपुलेशन है वो डेंसली पॉपुलेटेड मानी जाएगी, और जो ये है 10% पॉपुलेशन, जो 70% लैंड, वो 70% लैंड पे 10% रह रही है, वो होगी स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब दूर दूर रह रहे होंगे या नहीं रह रहे होंगे, कुछ एरिया बिल्कुल खाली आइसोलेटेड रहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि क्लाइमेट,
क्लाइमेट कैसा है, अगर ज़्यादा हार्श है तो वहाँ पे लोग रहना नहीं पसंद करते, जैसे कि डेजर्ट्स हो गए वहाँ लोग अवॉइड करते हैं, या हाई लैटिट्यूड एरियाज़ हो गए वहाँ बहुत ठंडा होगा तो लोग अवॉइड करते हैं, हाई माउंटेन्स पे अवॉइड करते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पे अवॉइड करते हैं। तो मोस्टली जो पीपल रहते हैं ना वो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। जैसे इक्वेटर हो गया तो यहाँ पे लोग दिखेंगे, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। साथ ही जो नदर हेमिस्फेयर है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर, और नदर्न हेमिस्फेयर में ही ज़्यादा लैंड है एज़ कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर। ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन जो है वो दो ही कॉन्टिनेंट में, या तो एशिया कॉन्टिनेंट में या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और 60% पॉपुलेशन तो सिर्फ 10 कंट्रीज़ के अंदर ही है। ये देखो इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको, इथोपिया, जापान। सॉरी, इसमें देखो कितने ज़्यादा लोग एशिया में रह रहे हैं। ये एवरी 100 पीपल इन द वर्ल्ड, ये जो सारा येलो वाला ये एशिया है, फिर ऑरेंज वाला यूरोप है, फिर ये पर्पल वाला अफ्रीका है, ब्लू वाला सेंट्रल और साउथ अमेरिका है, रेड वाला नदर्न अमेरिका है, और ये ओशियाना है। ओशियाना में क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड। सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन यहाँ पे, मतलब पॉपुलेशन तो सब जगह ही कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एशिया में है, और दोनों एशिया और अफ्रीका को मिला के 3/4 पॉपुलेशन बैठ जाती है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या हो गया कि मतलब एक जगह पे कितने, मतलब एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं। एवरेज डेंसिटी जो इंडिया की है वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया की है 382। जो वर्ल्ड की है वो है 51, इंडिया की 382 है। मतलब यहाँ पे हाई डेंसिटी है, बहुत सारे कंजस्टेड और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। जो साउथ सेंट्रल एशिया है वही जहाँ इंडिया भी लोकेटेड है, वो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ पे, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। मतलब एशिया में ही हाईएस्ट डेंसिटी है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यही होता है कि मतलब एक यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो ये दो चीज़ में डिवाइडेड, जोग्राफिकल और दूसरा है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। जोग्राफिकल में टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, इसमें सोशो, कल्चरल, इकोनॉमिक। सबसे पहले जोग्राफिकल देख लेते हैं। सबसे पहला आता है उसमें टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होता है कि मतलब वेदर हम माउंटेन्स पे है, प्लेन्स में है, ये हमारी टोपोग्राफी डिफाइन करती है। तो लोग कहाँ रहना प्रेफर करेंगे, वो प्लेन्स में रहना प्रेफर करेंगे माउंटेन्स की जगह, क्योंकि प्लेन्स में आराम से आप फार्मिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, सर्विस कर सकते हो। तो इसलिए गंगा प्लेन्स जो है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है इन द, मतलब इस मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो एंडीज, एल्प्स, हिमालयाज है, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन मिलेगी, क्योंकि लोग प्लेन्स में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। दूसरा क्लाइमेट, लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट अवॉइड करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा। हमने सहारा डेजर्ट पढ़ा था या हमने लद्दाख पढ़ा था, तो वहाँ पे कम लोग मिलेंगे। जैसे पोलर रीजन्स हो गए, जहाँ अंटार्कटिका है, कनाडा है, रशिया, वहाँ आपको कम पॉपुलेशन मिलेगी। और ये इधर ट्रॉपिकल साइड आपको ज़्यादा अच्छी पॉपुलेशन मिलेगी। फिर सॉइल, जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगा लोग वहीं पे सेटल होना पसंद करेंगे, ताकि आराम से एग्रीकल्चर मिल जाए, आराम से फूड मिल जाए। तो इसलिए सॉइल में यही है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया है और ये सब है, वहाँ पे बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फर्टिलिटी है, अच्छा एग्रीकल्चर है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। हुआंग ही है, चैंगजियांग है चाइना में, नाइल है इजिप्ट में, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉपुलेशन है। मतलब ये लोग डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। फिर वाटर, अब जहाँ पे अच्छा फ्रेश वाटर मिलेगा पीने के लिए, वहीं पे तो लोग सेटल होंगे। ऐसा थोड़ी है कि जहाँ जैसे लद्दाख वाले एरियाज़ में पानी की किल्लत हो जाती है, वहाँ थोड़ी ना रहना पसंद करेंगे। तो जो रिवर वैलीज़ होती हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं, और जो ये डेजर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे कम पॉपुलेशन मिलेगी। फिर पांचवा चीज़ होती है मिनरल्स। अब जहाँ पे, अब हमने पढ़ा था कि मिनरल डिपॉजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये फीडर इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारी मिनरल्स वाली। तो जहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे वहीं पे लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे और भी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। जो डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका में, या फिर डिस्कवरी ऑफ ऑयल हो रही है मिडल ईस्ट में, तो जिसकी वजह से वहाँ पे लोग जाके सेटल हो रहे हैं। पहले वहाँ पे लोग कम रहते थे, लेकिन अब उनकी डिस्कवरी हो गई मिडल ईस्ट में। ऑयल तो इतना ज़्यादा वो है कि इनकी इकोनॉमी जो है वो ऑयल ही चला रहे हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये
इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब बहुत सारे लोग जाकर, इवन इंडिया के लोग जाकर दुबई में सेटल हो रहे हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि मतलब कहाँ पे मिनरल्स है। अब नेक्स्ट है सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या आता है, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो वाले एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड मिलेंगे। जैसे कि पुणे, पुणे में बहुत अच्छे अमाउंट में लोग रह रहे हैं, या दिल्ली एनसीआर में भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। फिर कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे अच्छा रिलीजन है या लोग कल्चर की वैल्यू करते हैं। जैसे वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया इजराइल में, वेटिकन सिटी हो गया, तो यहाँ पे कल्चरली एक्टिव हैं लोग, यहाँ पे कल्चरल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं लोग। फिर इकोनॉमिक, अब जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को, इसलिए वो लोग इधर, अब क्या होता है, लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं, इसलिए वो वहाँ जाके सेटल हो रहे हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कमाई नहीं होगी तो लोग अपना घर कैसे चलाएंगे, पेट कैसे पालेंगे। तो मुंबई में, ओसाका है जापान में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। दिल्ली में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी आपको। अब है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज यही होता है कि जब हमारी पॉपुलेशन चेंज हो रही है इन एक स्पेसिफिक टाइम में, लाइक हम 100 ईयर्स में कंपेयर कर रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन, या 10 ईयर्स में, तो एक स्पेसिफिक टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसको हम पॉपुलेशन चेंज बोलते हैं। एक चीज़ और, 2015 में सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक स्कीम निकाली थी। उसमें क्या बोल रहा है, सरकार बोल रही है कि वो 1 करोड़ यूथ को है ना ट्रेनिंग देगी 2016 से 2020 तक। ये एक्सटेंड भी हो गया है कि मतलब सरकार ट्रेनिंग दे ही रही है अभी तो ये क्यों ट्रेनिंग देगी, क्योंकि इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लोग पढ़ लिख भी अच्छे कहाँ से रहे हैं, लेकिन लोगों के पास ना स्किल्स नहीं है, उनके पास ऐसी स्किल्स नहीं है कि वो एम्प्लॉय मतलब उनको एम्प्लॉय कर सको। तो सरकार क्या करेगी कि वो एम्प्लॉयमेंट वाली स्किल्स देगी ताकि उनको मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अब अच्छा खासा लोग पढ़ लेते हैं लेकिन जॉब्स नहीं है, तो सरकार चाह रही है कि ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि मतलब जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाए। उनको ये नहीं है कि पढ़ाई के लिए पढ़ाओ, उन्हें जॉब ओरिएंटेड पढ़ाओ। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ वो भी पढ़ाओ, ये ऐसा मत करो, ऐसा करो कि वो उनको जॉब मिल जाए, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाओ। तो सरकार यही प्रमोट कर रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थ्रू। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टेबल नहीं रही है, वो ग्रो ही कर रही है। मतलब पहले तो क्या होता था, पहले भी अच्छा खासा बर्थ रेट हुआ करता था, लेकिन क्या होता था, पहले हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती थी, तो डेथ रेट भी बहुत अच्छे ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ती थी। फिर 1800s में धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, क्योंकि वहाँ पे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव होने लगी। पहले क्या होता था, सफिशिएंट फूड भी नहीं होता था कि सारे लोग खा पाए, या फार्मर्स इतना ज़्यादा उगा नहीं पाते थे कि सारे लोगों का मतलब पेट भर सके। तो इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज जो तो था वो बहुत कम था। लेकिन उसके थोड़े थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि 1804 में जो पॉपुलेशन है वो हमारी 1 बिलियन हुआ करती थी। उसके मतलब 1804 में ये हुआ 1 बिलियन। 1959 में हमारी 3 बिलियन हुई, मतलब 150 साल के आसपास हमारी पॉपुलेशन 3 बिलियन हुई। तो ये कैसे हुआ, इसको ये ऐसे हुआ क्योंकि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होने लगी, हेल्थ अच्छी होने लगी तो सर्वाइवल रेट बढ़ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोमिना को, इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब वो एक्सप्लोड हो रही है। एक्सप्लोजन क्या होता है कि मतलब जैसे हमने एक क्रैकर है उसको बर्स्ट कर दिया, तो मतलब वो एक्सप्लोड हो गया, वो इधर उधर फैल गया इधर उधर। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी यही है कि मतलब पॉपुलेशन का हाई अमाउंट में एकदम से बढ़ना। फिर 1999 तक पॉपुलेशन 6 बिलियन हो गई। इसको बोलेंगे मेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। सिर्फ 50 साल में नहीं, 40 साल में, सिर्फ 40 साल में 6 बिलियन डबल हो गई, और 150 साल में सिर्फ 3 बिलियन हुई थी, लेकिन 40 साल में डबल हो गई। तो ये हमारा हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फूड सप्लाईज अच्छी हो गई थी, मेडिसिन अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गए थे। और जब डेथ रेट कम हो गए लेकिन बर्थ रेट उतने ही रहे, तो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। अब जो बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट ये होता है कि 1000 लाइव बर्ड्स में कितना बर्थ रेट, मतलब
बर्थ रेट यही होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, और डेथ रेट भी यही होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। अब पॉपुलेशन कैसे चेंज होती है? दो चीज़ों से होती है। पहला होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन भी दो तरीके की होती है, इन और आउट। इन माइग्रेशन में पॉपुलेशन बढ़ रही है, आउट माइग्रेशन से पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। दूसरा हमारा बर्थ और डेथ रेट होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। तो जो हमारा डिफरेंस होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा चेंज। माइग्रेशन में तो हम खुद से चेंज कर रहे हैं कि हम या तो अंदर मतलब कंट्री छोड़ रहे हैं या कंट्री के अंदर आ रहे हैं, लेकिन बर्थ रेट और डेथ रेट ये होता है, ये नेचुरल ग्रोथ रेट होता है। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट होता है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, नेचुरल ग्रोथ रेट बढ़ गया। माइग्रेशन की वजह से हमारी पॉपुलेशन चेंज होती है। माइग्रेशन दो तरीके से होते हैं, एक इन और आउट। इन माइग्रेशन को इमिग्रेंट्स बोलते हैं, इसको आप कैसे याद कर सकते हो। और आउट माइग्रेशन को एमिग्रेंट्स बोलते हैं या एमिग्रेशन बोलते हैं। ये मतलब एमिग्रेंट्स वो होते हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं, एमिग्रेशन मतलब उस प्रोसेस को एमिग्रेशन बोलते हैं। तो इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन को हम ऐसे याद कर सकते हैं, इन मतलब आई का इन, तो ये इमिग्रेशन। तो आउट का तो फिर अपने आप ही याद रहेगा कि एमिग्रेशन होता है। तो एमिग्रेशन जो है वो है जो पीपल जो लीव कर देते हैं कंट्री को, और इमिग्रेशन वो है जो हमारी कंट्री में अराइव करते हैं। जो अराइव करेंगे वो हमारा पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, जो आउट वर्ड्स जाएंगे वो हमारा पॉपुलेशन कम करेंगे। अब जो यूएसए और ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन माइग्रेशन होता है, इमिग्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है इसलिए। और जो सूडान है उन्होंने अपनी पॉपुलेशन लॉस देखा है, क्योंकि आउट माइग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल माइग्रेशन जो मोस्टली होती है वो क्या होता है, लेस डेवलप्ड नेशन से मोर डेवलप्ड नेशंस में होता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अच्छा पैकेजेस मिलते हैं, अच्छी वैल्यू होती है उनकी नॉलेज की। और हमारी किसी कंट्री में यहाँ पे लोगों की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोग भी एक क्लर्क की जॉब करता हुआ दिख जाएगा। तो और जो नॉर्मली एक विद इन कंट्री देखने को मिलेगी वो रूरल टू अर्बन एरियाज में माइग्रेशन देखने को मिलेगी, ताकि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए। अब पैटर्न्स क्या है, पॉपुलेशन चेंज के पैटर्न्स क्या है? तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो वेरी करती है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सेम नहीं रहती। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में 100 लोग, एग्जाम्पल है सिर्फ, 100 लोग एक दिन में बढ़ रहे हैं तो यूके में भी एक दिन में 100 लोग ही बढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं होता, वेरी करता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन राइज तो कर रही है, लेकिन सारी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही है। केन्या जैसी कंट्री में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है, लेकिन इम्प्रूव हो रहा है तो डेथ रेट कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट हाई चल रहा है। बल्कि यूके में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है वो कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे लो डेथ रेट है और लो ही बर्थ रेट है। वहाँ पे लोग मतलब ऐसे बर्थ लोग वहाँ पे कम करते हैं। तो अब क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होती है? पॉपुलेशन कंपोजिशन यही है कि मतलब एक कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, इसको इसमें डिपेंड, ये मतलब सपोज इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो मतलब इसका मतलब तो यही है, अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है तो इंडिया बहुत मोस्ट हाईली डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं होता। जो पॉपुलेशन होती है उसका पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें चेक करना पड़ता है कि कैसी पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से तब पता चलता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है और क्यों हो रहा है और ये कैसे है। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि पॉपुलेशन कैसी है। ये नहीं है कि अगर एक बहुत क्राउडेड कंट्री है तो वो हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाएगी। तो जैसे एग्जांपल में आप देखो, बांग्लादेश और जापान बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जो जापान है वो बहुत ज़्यादा हाईली इकोनॉमिकली डेवलप्ड है और बांग्लादेश इतना नहीं है। तो हमें लोगों की मतलब हमें ये पता करना पड़ेगा लोगों का एज क्या है, सेक्स क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, इनकम लेवल क्या है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पॉपुलेशन की कंपोजिशन क्या है। तो उसके लिए हमें लोगों की कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी। तो इसलिए जो पॉपुलेशन कंपोजिशन मोस्टली क्या है कि हमें अपना स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। तो जिसकी वजह से हमें हम ना पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड। उसमें हमें पता चलता है कौन सी एज के कितने और कौन सी एज के कितने मेल हैं और कितनी फीमेल है। ये पॉपुलेशन कंपोजिशन में एक पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ते हैं, ये भी मैं दिखाऊंगी आपको।
तो इससे पता चलता है कितने मेल्स और कितने फीमेल्स किस एज ग्रुप पे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी क्या ऑक्यूपेशन है, कि हाँ काम करते हैं, कितना इनकम लेवल है, कितने हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। तो ये सब हम पॉपुलेशन पिरामिड से पढ़ते हैं। ये देखो, ये है पॉपुलेशन पिरामिड। ये आ गया मेल्स का, ये साइन मेल्स का होता है, और ये होता है फीमेल्स का। ये आप ध्यान रखना, वॉशरूम्स वगैरह भी जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं पब्लिक प्लेस पे, तो ये वाले साइंस बने होते हैं। तो ये साइन होता है मेल का और ये साइन होता है फीमेल का। ये हो गया एज ग्रुप जो ऐसे ऐसे जा रहा है। अब ये देखो कि कितना हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट कितना कम है। मतलब डेथ रेट भी अच्छा खासा है। इसमें देखो इस एज ग्रुप में कितनी कम पॉपुलेशन है, तो इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मतलब डेथ रेट भी अच्छा खासा है, तभी कम हो रही है, वरना यहाँ पे ऐसे बल्ज आ जाता, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है दो चीज़ दिखाता है। एक तो टोटल पॉपुलेशन एज ग्रुप में डिवाइड करी हुई, जैसे अभी हमने देखी थी इधर साइड, हमने ये देखी थी यहाँ पे एज ग्रुप दिखा रखी थी। और दूसरा कि टोटल पॉपुलेशन कितने मेल में डिवाइडेड है, कितने फीमेल में, इधर मेल होते हैं इधर फीमेल होते हैं। तो ये दो चीज़ बताता है पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन पिरामिड। जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो मतलब उस कंट्री की कैसे पीपल है, स्ट्रक्चर कैसे, कंपोजिशन कैसे है, वो बता देता है। अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा है तो वो बॉटम में रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब उसकी वजह से ये आपको पता चलेगा कि बर्थ रेट क्या है। और अगर आपका जो ऊपर हाई लेवल पे होता है जो अबव 65 ईयर्स है, वो नंबर ऑफ डेथ रिफ्लेक्ट करता है। तो जिसकी वजह से हमें ये भी पता चलता है कि हमारी कंट्री में कितनी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होता है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन में भी दो होते हैं, एक होता है बिलो वर्किंग एज और एक होता है अबव वर्किंग एज। तो हमारे यहाँ 65 से अबव मतलब ये वर्किंग एज के अबव है, और बिलो 15 ये वर्किंग एज के कम है। मतलब ये यंग डिपेंडेंट्स हैं, वो ओल्ड डिपेंडेंट्स है या एल्डरली डिपेंडेंट्स हैं। तो वो जो वर्किंग एज की वो है वो 16 to 64 ईयर्स है, कि इस उम्र में आपको कमाना चाहिए, काम करना चाहिए। इससे पहले आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, और 65 के बाद आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो हमारी कंट्री में वर्किंग एज ग्रुप डिवाइड कर रखा है कि 16 to 64 हमारा वर्किंग एज ग्रुप है। अब पॉपुलेशन पिरामिड में अगर क्या होता है, ये तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले में क्या होगा कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। तो जब ये दोनों होगा तो वो बेस से तो ब्रॉड होगा और बहुत रैपिडली नैरो होता चला जाएगा टॉप पे। मतलब चिल्ड्रन तो बहुत सारे बॉर्न होंगे, लेकिन बहुत सारे मर भी जाएंगे, या तो अपनी बचपन में मर जाएंगे, इन्फेंसी में, या फिर अडल्ट में मर जाएंगे, या फिर मतलब बहुत कम आपको ओल्ड एज पॉपुलेशन मिलेगी। ये सब रीज़न क्या होते हैं? हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, या फूड सप्लाई अच्छी नहीं होती, या डेवलपमेंट कम होता है, कि मतलब लोग इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, लो इनकम लेवल होता है कि वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकते। ये सब रीजंस हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हाई डेथ रेट। बर्थ रेट तो हाई इसलिए है कि भाई लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती, मतलब ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो ये केन्या का एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे क्या है कि हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है, इसलिए ये ऐसे जा रहा है ग्राफ। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे इंडिया का, ये है सेकंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डेथ रेट तो कम होता जा रहा है, लेकिन बर्थ रेट भी मतलब कम नहीं हुआ है, नॉर्मल मतलब स्टेबल सा हो गया है। तो यंग पॉपुलेशन जो है यंग वो हाई है। तो क्या, क्योंकि ये यंग पॉपुलेशन इसलिए हाई है क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, अब इन्फेंसी में लोग कम मरते हैं, तो इसलिए यंग पॉपुलेशन हाई है। तो हमारा मतलब लेबर फोर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। अभी हमने देखा था ना, वर्किंग एज ग्रुप हो गया 16 to 64। तो जब हमारा इस एज ग्रुप में लोग ज़्यादा होंगे तो हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, तो लेबर फोर्स बढ़ रही है। देखो बर्थ रेट कम है, मतलब स्टेबल सा है, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, स्टेबल सा है। डेथ रेट भी हमारा कम है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन यहाँ पे बल्ज दिख रहा है क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो आप मतलब ये पोटेंशियल दिखाता है कंट्री का, जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मतलब कंट्री उसको यूटिलाइज करके ग्रो कर सकती है। फिर तीसरा एग्जाम्पल है जापान का। यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, जिसकी वजह से
ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं, ये देखो बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। तो ये वाली जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जो ये बल्ज है देखो 70 to 74 वाला, ये इसलिए ये डिपेंड दिखा रहा है कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो ज़्यादा है इस कंट्री में। तो इसलिए ये वाली कंट्री ना बहुत डेवलप्ड है। यहाँ पे ना मतलब आपको अगर मस्ट विजिट कंट्री है, यहाँ पे लोग 90+ लोग भी यहाँ पे आपको फुटबॉल खेलते हुए नजर आएगा। 100+ एज में बहुत सारे लोग हैं और अच्छे खासे हेल्दी हैं, जी रहे हैं। इंडिया में क्या होता है, आफ्टर 60 बोल देते हैं कि बुढ़ापा आ गया, आफ्टर 70 तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है। आजकल तो इतनी कम एज के लोग ऐसे जा रहे हैं कि आप यकीन भी नहीं कर सकते हो। तो आजकल मतलब इंडिया में क्या है ना, लोग जंक फूड में ऐसे पागल हुए हुए हैं, लोग अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हमें मतलब जापान से कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। वहाँ के लोग टाइम को इतनी वैल्यू करते हैं। तो ये सब रिफ्लेक्ट भी हो रहा है कि मतलब 100+ के लोग इतने सारे हैं और अच्छी खासी ओल्ड एज वाली पॉपुलेशन है और वो फुटबॉल और ये सब खेल रही है। यहाँ तो 30-40 के बाद क्या होता है, फुटबॉल खेलना ही बंद हो जाता है। कुछ ही मतलब जो लोग इसी लाइन में है, जो इनका पैशन है, वो सबको अवॉइड करके बाकी उसमें तो ऐसे सोचते हैं कि हमारा सांस फूल रहा है, इतना ज़्यादा ओबेसिटी हो जाती है। तो मतलब बहुत ही केयरलेस होते जा रहे हैं लोग अपनी हेल्थ को लेकर। अब हमें क्या, अब हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है तो हम फॉर्चुनेट हैं। हम हमारे लिए ह्यूमन एज अ बिग रिसोर्स है, अगर हम उसको लेकिन वैल्यू करें। यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, यहाँ पे पढ़े लिखों की वैल्यू ही नहीं है, जिसकी वजह से बाहर वाली कंट्रीज में जा जाके जॉब कर रहे हैं, वहाँ अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं। और जब एक बार कोई बाहर रहने लगता है तो फिर वो वापस आना कम प्रेफर करता है। तो मेन चीज़ यही होती है कि यहाँ पे हमारे यहाँ वैल्यू बढ़नी चाहिए। स्किल्स हमें स्किल्स देनी चाहिए। स्किल ओरिएंटेड अगर हम काम करेंगे तो हमें जॉब्स आराम से मिल जाएंगी। तो इसलिए हमें अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना चाहिए, अपने आप को मतलब अच्छा खासा हेल्दी रखना चाहिए, एडुकेशन पे फोकस करना चाहिए और फिर ग्रोथ ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। तो फाइनली हमने क्या क्या पढ़ा था कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो, डेथ रेट कम हो, तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है। अगर बर्थ रेट डेथ रेट के इक्वल है तो पॉपुलेशन सेम रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्टेबल या सेम रहेगी, एक ही बात है। और फिर अगर बर्थ रेट कम हो, डेथ रेट ज़्यादा हो, तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। चलिए आज के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। विच डज अ टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू? हाउ पॉपुलेशन इन a specified area changes over time. The number of people who die in relation to the number of people born in specified area. The way in which people are spread across a given area. Which are the three main factors that cause population change? Birth, death, marriage, birth, death, migration, birth, death, and life expectancy. In 1999 the world population reached, ये हमने पढ़ा था, what is the population pyramid? A graphical representation of the age, sex and composition of a population when the population density of an area is so high that people live in tall buildings. Pattern of population distribution in large urban areas. ये लास्ट वीडियो के आंसर है। फोर्ट ग्लॉस्टर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे सबसे पहली टेक्सटाइल मिल खुली थी सॉरी, और फिर वो बंद हो गई थी। उसके बाद अहमदाबाद में खुली थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर? जूट, नायलॉन और एक्रिलिक तो ह्यूमन मेड मैन मेड फाइबर्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में रीज़न बताएं। थैंक यू। और आज के वीडियो में क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।